कैटास्ट्रॉफिक इवेंट का नाम था वोल्केनिज्म। अब यहाँ पर एक तो हमने पढ़ा, दूसरा जो ऐसे ही जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर कैटास्ट्रॉफिक इवेंट है वो है अर्थक्वेक, और तीसरे नंबर पर आता है सुनामी। रीजन ये है कि हम इनको जियोमॉर्फोलॉजी यूनिट के अंदर पढ़ते हैं क्योंकि इन सबके पीछे कहीं ना कहीं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का रोल है। इसीलिए हमने वोल्केनिज्म को भी देखा। अर्थक्वेक के बारे में हमने जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने काफी डिटेल में पढ़ा था कि कौन कौन से सीस्मिक वेव या फिर अर्थक्वेक के अंदर जो भी ये वेव्स होते हैं ये कैसे इंड्यूस होते हैं, कैसे ट्रैवल करते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। सुनामी ओवरऑल एक नया टॉपिक होगा आज के इस लेक्चर में हमारे लिए। अर्थक्वेक के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, हो सकता है काफी कुछ नई इन्फॉर्मेशन इसके अंदर छिपी हो, और अगर पुरानी इन्फॉर्मेशन आपको लगती है तो आपका एक बढ़िया रिवीजन भी हो जाएगा। इस बेसिस पर हम अर्थक्वेक और सुनामी को आज डिस्कस करेंगे। सुनामी आपको पता होगा कि जैसे 2004 में आप लोग को शायद याद भी हो कि एक ऐसा ही बहुत ही बड़े लेवल पर सुनामी हमारे ईस्टर्न कोस्ट को अफेक्ट करता है 2004 में। ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जहां पर लाखों घर उजड़ गए थे, 10,000 से लोगों की जानें चली गई थी। तो इतने बड़े कैटास्ट्रॉफिक नेचुरल इवेंट के पीछे क्या रीजन है, कैसे आता है, क्यों आता है, इन सब के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 2004 के बाद जब इंडिया ने इतने बड़े लेवल पर नेचुरल डिजास्टर का प्रकोप देख लिया है तो उसके बाद इंडिया की क्या प्रिपेयर्डनेस लेवल है। आखिरकार सुनामी जैसे नेचुरल कैटास्ट्रॉफिक इवेंट से बचने के लिए इंडिया ने क्या क्या साधन उपयोग में लिया है जिसके बेसिस पर हम ऐसे मास लेवल पर डेथ को रोक सकें। इस बेसिस पर हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अर्थक्वेक को। अर्थक्वेक के लिए सबसे पहले आप ये समझो कि अर्थक्वेक क्या होता है। उसके लिए छोटा सा हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अर्थक्वेक को। अर्थक्वेक के लिए सबसे पहले आप ये समझो कि अर्थक्वेक क्या होता है। उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप सबके पास फोन होगा, मोबाइल होगा। फोन हमें पता है कि वाइब्रेट करता है। अगर हम इस फोन को एक टेबल के ऊपर रख दें और इसके ऊपर छोटे छोटे थर्मोकोल के बॉल्स रख दें और इस पर कॉल करें, इस फोन में जैसे ही कॉल करेंगे तो वाइब्रेट होगा, और वाइब्रेट होगा तो आप देखोगे कि ये थर्मोकोल की बॉल्स एक दूसरे के अलग अलग डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस होने लगती हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि हमारा जो फोन है वो शेक कर रहा है या फिर ट्रेम्बल कर रहा है। ऐसे ही अगर शेक और ट्रेम्बल हमारा अर्थ करने लगता है तो उसके ऊपर रखे हुए छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और भी जो इधर उधर की चीजें, सड़कें हम लोग बनाते हैं, मतलब जो भी चीजें, ब्रिज बनाते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, उनके ऊपर भी ऐसे ही शेक और ट्रेम्बल वाला इफेक्ट पड़ेगा। इसके चलते जिस हिसाब से थर्मोकोल अपने एक प्लेस से डिस्प्लेस हो गया है, सेम इसी तरीके से ये बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, ये सब भी एक दूसरे के अगेंस्ट में डिस्प्लेस हो सकती हैं। इस पूरे इवेंट को हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा अर्थ क्रस्ट होता है उसका एक सडन मूवमेंट होता है, सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। इसी के कारण अर्थक्वेक आता है। होता यूं है कि एनर्जी का बहुत तेजी से रिलीज होता है, मतलब तुरंत अचानक से रिलीज होता है, जैसे कि हमने प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में पढ़ा था। अब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में अगर आप इस चीज को पढ़ोगे कि आखिरकार मान लो दो कन्वर्जिंग प्लेट्स हैं, अगर दो कन्वर्जिंग प्लेट्स आपस में टक्कर कर रही हैं दूसरे को, तो ऐसा होगा ना कि एक टाइम तो ऐसा आएगा कि जब ये टूट जाए बिल्कुल से। इसका एक एग्जैजरेटेड वर्जन मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भाई साहब को आप देखते रहिएगा। इन्होंने क्या किया है कि एक सेटअप लगाया है जिसके बेसिस पर ये दो लकड़ियां हैं जो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को डिनोट कर रही हैं, या फिर कोई भी आप क्रस्ट मान सकते हो। वैसे कॉन्टिनेंटल ये क्योंकि ओशनिक होती है तो ये अंदर चली जाती है। तो ये दो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में टकरा रही हैं, और ये टक्कर इस बेसिस पर ये दिखा रहे हैं कि यहाँ से ये इनको टाइट करते जा रहे हैं, तो मतलब ये एक दूसरे के अगेंस्ट में चलती जाएगी कुछ इस तरीके से। यहाँ से ये टाइट कर रहे हैं और फिर यहाँ पे आपको प्रेशर भी दिख रहा है। तो आप देखो धीरे धीरे ये उठ रहा है और ये अचानक से ऊपर अचानक से उठा है। तो ये जो सडन मूवमेंट रहा है, जो धीरे धीरे मूवमेंट रहा, उससे तो हल्के फुल्के ट्रेमर्स हमको देखने को मिलेंगे ही, लेकिन ये देखो आप जिस हिसाब से ये पूरा ऊपर उठा और इसके ऊपर के जो डस्ट पार्टिकल्स थे ये बिल्कुल हवा में उड़ गए ना, तो कुछ ऐसे ही तरीके से अर्थक्वेक भी होगा कि जब उसका सडन कॉज क्या होगा कि हमारे अर्थ क्रस्ट का सडन मूवमेंट। जब भी ऐसे सडन मूवमेंट्स होंगे किसी भी चीज में, अभी तो हमने कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन की बात की है, ऐसे और भी प्लेट टेक्टोनिक्स के ही थ्योरीज में हम देखेंगे कि उन वजहों से जिससे भी हमारा क्रस्ट डिस्टर्ब हो जाए अर्थक्वेक आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो लगभग लगभग ऐसे 50,000 अर्थक्वेक्स होते हैं जिनको हम एक साल के अंदर अंदर नोटिस कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। इसके अलावा कुछ ऐसे 100 से ज्यादा या फिर लगभग लगभग 100 ऐसे अर्थक्वेक्स होते हैं जो कि सब्सटेंशियल डैमेज करते हैं हमारे लिए। जैसे कि जापान की बात करें तो जापान में ऐसा बोला जाता है कि हर 3 मिनट बाद एक अर्थक्वेक जरूर आता है। अब आप सोचो कि वहां पर हर 3 मिनट बाद अर्थक्वेक आता है तो कैसे वो लोग मैनेज करते होंगे। अब हालांकि ये जो अर्थक्वेक होता है ये इतना डिस्टर्बिंग नहीं होता है, तो उनके लिए ये रोज का काम है अर्थक्वेक को झेलना। और इसके पीछे का रीजन भी क्या था वो भी हमने देखा था प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में, जब हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को पढ़ रहे थे। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर क्या हो रहा था कि ओशनिक प्लेट जो है वो हमारे यूरेशियन वाले प्लेट से या फिर इधर नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका वाले अमेरिकन प्लेट के साथ अंदर अंदर सबडक्ट होती हुई जा रही है। इसके चलते होता यूं है कि ऐसे ही कुछ सडन मूवमेंट्स होते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर। वहां पर हमने वोल्केनिज्म वाले रीजन को भी पढ़ा था, और वोल्केनिज्म से भी अर्थक्वेक आता है, और प्लस जो ओशन का मूवमेंट है अंदर की तरफ वो कैसे अर्थक्वेक लेके आता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे जब हम अभी आगे सुनामी को देख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे ओशनिक क्रस्ट के अंदर में इसके सबडक्शन के कारण जब भी ऐसा अर्थक्वेक आएगा, सडन मूवमेंट होगा, तो उससे सुनामी भी जनरेट होता है। अब वो कैसे होता है ये भी हम आगे आने वाले टाइम पर देख लेंगे आज ही के लेक्चर में। फिलहाल अर्थक्वेक की हम बात करते हैं तो इसे कुछ की टर्म्स हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में भी। हमने पढ़ा था फोकस, हाइपोसेंटर, एपिसेंटर, वेव वेलोसिटी और आइसोसिस्मिक लाइन। इसमें से हो सकता है कि आइसोसिस्मिक लाइन आपके लिए नया हो। फोकस हाइपोसेंटर वो जहां पर अर्थक्वेक अर्थ के अंदर में जहां से ओरिजिनेट होता है, जहां से फॉल्ट क्रिएट हुआ है, उस फॉल्ट वाली जगह को हम हाइपोसेंटर कहते हैं। सबसे पहले वो फॉल्ट का वेव जहां पर भी ऊपर पहुंचेगा सरफेस पर, उसको हम लोग सरफेस पर एपिसेंटर का नाम देते हैं। इसके बाद वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी मतलब क्या कि जो भी फॉल्ट क्रिएट हुआ है उससे कोई ना कोई तरंगे निकलेंगी, वेव्स निकलेंगे। वो वेव्स हमने लास्ट टाइम में भी पढ़ा था सिस्मिक वेव्स के नाम से, जिसमें हमने पढ़ा था देखो बॉडी वेव्स होती हैं, सरफेस वेव्स होती हैं। इसमें हमने पी वेव, एस वेव पढ़ा था, इसमें हमने आर वेव, एल वेव पढ़ा था। तो इन सब वेव्स की बात हो रही है यहाँ पर। इनकी वेलोसिटी लगभग लगभग 5 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है।
यहाँ पर हम एक और टर्म पढ़ते हैं आइसोसिस्मिक लाइन। आइसोसिस्मिक लाइन क्या होता है उसके लिए या फिर इन सभी सेंटर्स को हम डिनोट करते हैं इस वीडियो के हेल्प से। इस वीडियो में बेसिकली अगर हम यहाँ पर अर्थ क्रस्ट को देखें और हम समझते हैं कि कोई ना कोई फॉल्ट यहाँ पर आया होगा, तो इस अर्थक्वेक के चलते, इस वाइब्रेशन के चलते ये फॉल्ट डिस्कस हुआ, मतलब कि ये फॉल्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इसका कारण अगर हम देखेंगे तो शेकिंग आखिरकार हुआ क्यों था, इसके चलते हम देखेंगे कोई ना कोई फोकस पॉइंट होगा। फोकस पॉइंट कहाँ है हमारा, यहाँ पर है। ये फोकस पॉइंट हमारे यही दिखाएगा कि कैसे ये स्लिप तैयार होता है या फिर अर्थक्वेक यहाँ से आया, यहाँ पर कुछ फॉल्ट क्रिएट हो रहा था। सबसे पहले बार यहाँ पर जब भी अर्थक्वेक ऊपर पहुंचता है तो यहाँ पर ये एपिसेंटर होगा। यहाँ पर सिस्मिक वेव्स, जो ये वेव्स निकल रही हैं, इनको हम लोग सिस्मिक वेव बोलेंगे। इन्हीं सिस्मिक वेव पे जो एक सिंगल लाइन बन रही है, इनको हम लोग आइसोसिस्मिक लाइन भी बता सकते हैं। ठीक है, इन सब बेसिस पर हम इन अर्थक्वेक को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर इन वेव्स के बारे में भी हम आगे भी इस वीडियो कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल इस डायग्राम को भी अगर आप देखेंगे तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर सेम डायग्राम को मैंने अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये तो हमारा फोकस या हाइपोसेंटर है, या और यहाँ पर ये कौन सा है, ये हमारा रहा एपिसेंटर। इसके बाद ये जो लाइन एक डेवलप हुई है इसको हम लोग फॉल्ट बोलते हैं। इवन जो ये एक पूरा लाइन है, ये लाइन क्या है, ये एक्चुअल में तो हमें सिस्मिक वेव्स डिनोट कर रहे हैं, लेकिन आइसोसिस्मिक लाइन को भी बता रहे हैं। मतलब कि इन सभी जगहों पर अगर आप कनेक्ट करोगे तो जो भी इंटेंसिटी है इनकी वो कॉमन होगी, इन्हीं को हम लोग बोलेंगे आइसोसिस्मिक लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो प्लेट्स में डिवाइड हो जाएंगे। हो सकता है कि ये डाइवर्जेंट हो, कन्वर्जेंट हो, कुछ भी हो सकता है जिसके कारण ये फॉल्ट हमारा डेवलप हुआ है। ठीक है, अगर हम अर्थक्वेक के पीछे क्या कारण होता है उन कारण को थोड़ा सा डिस्कस करें डिटेल में। सबसे पहला कारण ये है कि हमें कंप्रेशनल या टेंशनल स्ट्रेस देखने को मिलता है। अब ये कैसे होता है, आप यहाँ पर इस डायग्राम को देखो। मान लो कि अगर ये नॉर्मल है, बिना स्ट्रेस का एक ऐसा लैंड का सरफेस है, तो कंप्रेशन क्या होगा, इन दोनों डायरेक्शन को एक ही मतलब पॉइंट पर कन्वर्ज होता हुआ दिखेगा। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर अपलिफ्टमेंट देखने को मिलेगा। कभी का कभी तो ये अपलिफ्टमेंट टूट जाएगा, और जैसे ही टूटेगा या फिर इस टाइम पर भी इस वाले रीजन में काफी हद तक फ्रिक्शंस देखने को मिल रहे होंगे हमको। तो इन फ्रिक्शंस के कारण भी हमको अर्थक्वेक जैसी संभावनाएं दिख सकती हैं। इवन जब हम टेंशन की बात करते हैं तो टेंशन का क्या मतलब होता है, यहाँ पर एक्चुअल में हम डाइवर्जिंग बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं। टेंशन हमेशा जैसे कि हम एक रबड़ के स्ट्रिंग को इधर और इधर से पकड़ के जब भी हम खींचते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो होता है टेंशन क्रिएट करना। टेंशन क्रिएट करने से क्या होता है कि आप उस रबड़ को ऐसे एक उंगली से अगर फ्लक्चुएट करोगे, टिकल करोगे, तो वो वाइब्रेट करेगी। ठीक है, वाइब्रेट करेगी। आप इसके अलावा यहाँ पर देखोगे कि टेंशन में जब अर्थ के सरफेस पर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर भी कुछ फ्रिक्शंस डेवलप हो रहे होंगे। इन फ्रिक्शन के कारण भी इस वाले रीजन में फॉल्ट क्रिएट हो सकता है। एक और रीजन होता है शेयरिंग का। शेयरिंग का क्या मतलब होता है, बेसिकली ये स्लिप से रिलेटेड है। स्लिप हमेशा ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज के चलते होता है। यहाँ पर एक तो इस डायरेक्शन में और दूसरा उस डायरेक्शन में। ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब है, हमने पढ़ा था ना कि तीन टाइप्स के प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर मूवमेंट होते हैं। इस वाले को हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कन्वर्जिंग प्लेट मूवमेंट। इस वाले को क्या पढ़ा था हमने, डाइवर्जिंग प्लेट मूवमेंट। और इसको हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट। तो इन सभी के पीछे क्या रीजन होता है, अगर कभी भी यूपीएससी आपसे पूछता है तो आपको कंप्रेशन, टेंशन और शेयरिंग, ये तीन टर्म्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो कॉज है वो ये होता है कि ये जो टेंशन है ये तो धीरे धीरे टेंशन क्रिएट करते ही रहते हैं, तो इनकी वजह से जो भी फ्रिक्शन होता है वो लिथोस्फेरिक प्लेट्स को मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी इनका सडन रिलीज होता है। जैसे ही अभी हम वीडियो में देख रहे थे कि वो जो दो ब्लॉक था वो आपस में अचानक से ऊपर उठ जाता है, तो ये एक हाई इंटेंसिटी हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक डेवलप करेगा। तो एक इमीडिएट कॉज जो होता है कि आखिरकार तुरंत अभी अचानक से अर्थक्वेक क्यों आया, तो उसके पीछे ऐसा कुछ सडन रिलीज ऑफ स्ट्रेस होता है कि कहीं से आप पास में आ रहा है, पास में आ रहा है, तो वो कहीं से एक प्रेशर बना रहा है, कुछ देर बाद क्या होगा, अचानक से वो मूव कर जाएगा। जैसे ही अचानक से मूव करेगा तो अर्थक्वेक की संभावना काफी अधिक इंटेंसिटी पर हमको देखने को मिल सकता है। तीसरा कॉज जो है वो है सडन स्लिपिंग का। स्लिपिंग का क्या मतलब है कि जैसे कि हम अभी तक तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में देखते थे कि एक प्लेट इस डायरेक्शन में जाती है और दूसरी प्लेट इस डायरेक्शन में जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक बड़ा प्लेट नीचे की डायरेक्शन में भी सबडक्ट कर सकता है, अंदर की तरफ आ सकता है, स्लिप कर सकता है। यहाँ पर क्या होगा कि एक फॉल्ट होगा, मान लो कुछ ना कुछ प्रेशर बन रहा होगा, यहाँ पर एक वेज जैसा कुछ निकला होगा जिसके वजह पर ये पूरा का पूरा जो सरफेस है या पूरा का पूरा ये जो कंपोनेंट है ये इस वेज पर मान लो टिका होगा। लेकिन एक प्रेशर ऐसा बनता है कि जब ये वेज इसके भार को संभाल नहीं पाता, ये टूट जाता है। जैसे ही टूटता है तो यहाँ से अर्थक्वेक निकलेगा। ये जो भी आप देखें तो मतलब ये हमारा फोकस बन जाएगा, और सबसे पहले ग्राउंड पर कौन पहुंचा, ये वाला वेव पहुंचा यहाँ पर, तो ये हमारा बन जाएगा एपिसेंटर। इसके बाद ये हमको साफ साफ तरीके से फॉल्ट दिखेगा क्योंकि यहाँ से इधर वाला प्लेट नीचे की तरफ चला गया है और ये अपने असल जगह पर ही रहेगा। तो इन सब जगहों से भी आप देख सकते हो। इसके अलावा आप देखो कि आखिरकार ये क्यों होता है, तो आप बोल सकते हो कि इसके अंदर देखो बहुत बार हो सकता है कि टेंपरेचर चेंज हुआ हो, या फिर इसकी डेंसिटी में कुछ चेंजेस आए हो, या फिर यहाँ पर जो भी एक प्रेशर लग रहा था वो प्रेशर में कुछ चेंजेस आए हो। इन सबके कारण ये स्लिपिंग हो सकती है। और क्या कारण है अर्थक्वेक के पीछे, तो एक तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था जिसके पीछे हमने बताया कि वोल्केनोस का भी एक बड़ा हाथ होता है। अगर अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है कि जब ऐसे मैग्मा चैम्बर जब यहाँ से ऊपर ऊपर लावा को लेकर बाहर आता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये एक्सप्लोड होता है तो बहुत बार ये बाहर आते टाइम पर भी काफी स्पीड होती है ना इसके अंदर एक्सप्लोड होने के लिए, तो ये अर्थ में ऐसे ऐसे क्रैक्स डेवलप कर देता है। और इन्हीं क्रैक्स में हमने इंट्रूसिव लैंडफॉर्म को भी पढ़ा था। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म आपको याद होगा, लैकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ, हाँ ये सब पढ़ा था ना हमने, सिल्स, डाइक्स, ये सब पढ़े थे टर्म्स हमने इंट्रूसिव लैंडफॉर्म के अंदर। तो आप समझो कि ऐसे ही कुछ इंट्रूसिव लैंडफॉर्म में अर्थ में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, और ये क्रैक्स अर्थ के क्रस्ट को वीक करता है। अब समझो कि जब भी ऐसा कोई भी टाइम आएगा जब ऊपर का लोड जो है इस क्रैक की वजह से झेल नहीं पाएगा तो ये गिर जाएगा। जिस हिसाब से आप देखते होगे ना कि आपके घरों में दरारें पड़ जाती हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो दरारें आपके घर का बोझ संभालने लायक नहीं होती हैं और वो घर जो है आपका कभी ना कभी गिर जाता है। मतलब आप अपना घर मत समझो, दूसरे घर समझ लो, ठीक है, आप अगर नहीं गिर रहा है तो ऐसा कभी कभी सुनने में आता है ना, न्यूज़ में बहुत बार आता है। तो ये जो भी रीजन है उसी का एक रीजन है वोल्केनो से भी रिलेटेड। समझो कि ऐसे ही क्रैक्स जो कि घर में डेवलप हो रहे हैं, ये क्रैक्स के पीछे अगर वोल्केनिक रीजन होंगे तो इनके कारण से भी अर्थक्वेक आ सकता है। क्योंकि कभी कभी ये फॉल्ट, ये जो भी क्रैक्स डेवलप हुए हैं ये कभी कभी तो वीक होंगे ना, और जैसे ही वीक होंगे तो ये अचानक से ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर गड्ढा बन जाए और ऊपर की जमीन अचानक से नीचे धंस जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है ना अर्थक्वेक के लिए। तो इसके बाद पांचवा रीजन जो है वो है जियोलॉजिक फॉल्ट। जियोलॉजिक फॉल्ट का क्या मतलब है कि हम जिस हिसाब से भी टेक्टोनिक प्लेट्स का डिस्कशन कर रहे थे, तो इन प्लेट्स के डिस्कशन से अलग अलग टाइप्स के चीजों पे हम देख सकते हैं कि जो भी प्लेट टेक्टोनिक्स की बाउंड्रीज होती हैं, इन बाउंड्रीज के चलते, जैसे कि हिमालय का एग्जांपल ले लो, तो हिमालय वाले रीजन में हमें पता है कि दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कन्वर्ज हो रही हैं, जिसके बेसिस पर ये हमको यहाँ पर अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि नेपाल वाले रीजन में, आप दिल्ली के रीजन में देखते हो, या फिर हिमाचल प्रदेश, इन सब जगहों पर आप प्लेट टेक्टोनिक्स के बेसिस पर आप देखते हो। सैन एंड्रियास फॉल्ट की हमने बात की थी अगर आपको याद हो, और इसका हमने एग्जांपल कब दिया था, कैलिफोर्निया वाला एग्जांपल है ये। यहाँ पर हमने बात किया था एक बार ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट अभी हाल फिलहाल में हमने डिस्कस किया कि अगर ऐसे दो प्लेट्स हैं जो कि आपस में इस डायरेक्शन में स्लिप करते हुए चल रहे हैं, तो ये होगा हमारा सैन एंड्रियास फॉल्ट का एग्जांपल, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का एग्जांपल। यहाँ पर भी अर्थक्वेक आएंगे क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। तो जैसे ही ये फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो इस वाले रीजन में भी और इस वाले रीजन में भी सैन एंड्रियास फॉल्ट हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके।
इसके बाद छठवां रीजन जो है वो दिया जाता है ह्यूमन इंड्यूस्ड रीजन। आखिरकार इंसान ऐसा कुछ काम करते हैं, अभी तक तो हम नेचुरल कॉजेस पढ़ रहे थे, अब आप समझो कि ह्यूमन इंड्यूस्ड रीजन भी होंगे कुछ। कौन कौन से हो सकते हैं? हमें पता है कि हम ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन करते हैं काफी डेप्थ में जाके ओशन सरफेस, जैसे कि बॉम्बे हाई है जहां से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मान लो हम इस वाले रीजन से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जितना ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ तो गैप क्रिएट हो जा रहा है ना। तो गैप क्रिएट होगा तो होगा ना कि यहाँ वाला जो लैंड सरफेस है कभी ना कभी तो इस स्ट्रेस को नहीं झेल पाएगा और ये अंदर धंसेगा। जैसे ही अंदर धंसेगा तो इस पूरे रीजन में क्या होगा? अर्थक्वेक डेवलप होंगे। दूसरा रीजन है शेल गैस। शेल गैस में हम लोग क्या करते हैं, अभी आगे हम जब अपने चैप्टर्स को और डिटेल से पढ़ेंगे, जब मिनरल रिसोर्सेज इन सब की बात करेंगे तो हम शेल गैस को पढ़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि शेल गैस में क्या होता है कि नॉर्मल जब हम ऑयल गैस का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हम केवल अपने डेप्थ पे ड्रिल करते हैं और इस ड्रिलिंग से ही हमको ऑयल मिल जाता है। लेकिन जब भी हम शेल गैस का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो इस केवल डेप्थ के ही ड्रिलिंग से काम नहीं चलता है, इसके बाद हमको जमीन के अंदर हॉरिजॉन्टल डिग भी करनी पड़ती है, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करनी पड़ती है। तो इन सब जगहों से क्या होता है कि एक बड़ा एरिया जो होता है वो उसको हम अचानक से खाली करने की बात करते हैं। ऐसा होता तो है कि हम एक दूसरे कॉन्डुइट से या दूसरे पाइप के चलते हम इसमें कुछ ना कुछ मैटर इन्फ्यूज भी करते हैं और यही मैटर इन्फ्यूज करते हैं तो ये प्रेशर क्रिएट करता है। ये प्रेशर क्रिएट करता है तो यहाँ से शेल गैस ऊपर की तरफ आ जाती है। कुछ ऐसा प्रोसेस है, अभी मैंने लेमन लैंग्वेज में आपको केवल समझाया है। इसके अंदर बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं, उनको हम अभी जब हम मिनरल रिसोर्सेज वगैरह पढ़ेंगे तो उस टाइम पर भी हम इनको डिस्कस करते हैं बहुत डिटेल से। तो ऐसे ऐसे कारण पे भी तो हम अर्थक्वेक देख सकते हैं। तीसरा है जियोथर्मल एनर्जी। हम अगर जियोथर्मल एनर्जी को हार्नेस करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि गीजर्स हमने पढ़ा था या फिर हमने हॉट स्प्रिंग्स पढ़े थे, अगर इन सभी रीजन से अगर हम जियोथर्मल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, इस एनर्जी को अगर हम वाटर को तेजी से बाहर निकालना है तो यहाँ सब भी फॉल्ट्स वगैरह में अर्थक्वेक क्रिएट हो सकते हैं। इवन इनके अलावा माइनिंग का एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग बहुत डेप्थ तक जाके काम करते हैं, ओपन पिट माइनिंग हो या फिर जैसा भी हो ड्रिल वाला करके, या फिर हम जो एक बड़ा सा गड्ढा बनाते जाते हैं और इसमें हम क्या होता है कभी कभी इसमें कुछ और भर जाता है। तो क्या देखेंगे हम ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो कि हमने एक रिजर्वायर बनाया, मान लो कि एक डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया हमने, पहाड़ वगैरह थे तो वहां पर हमने एक लंबा सा डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया और जितने भी ये पानी थी अब पानी यहीं पर आके सब रुक गया है, ठीक। तो आप देखोगे कि ये डैम का कितना मोटा वॉल बनाएंगे हम लोग, इतना मोटा वॉल तो बनाएंगे, लेकिन कभी कभी अनइक्वल प्रेशर्स डेवलप होते हैं। अर्थ पे देखो हमेशा एक बैलेंस क्रिएट होता है, अपने आप में अर्थ बैलेंस क्रिएट कर लेता है। लेकिन क्या होता है कि ह्यूमन इंडक्शन के कारण मान लो कि कुछ ऐसे बड़े रिजर्वायर्स बना दिए जो कि पहले अर्थ पर नहीं थे, हमने आर्टिफिशियली क्रिएट कर दिए, तो उससे तो होगा ना कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अर्थ के अंदर प्रेशर ज्यादा लगेगा। मान लो कि यहाँ वाला एग्जांपल है, यहाँ पर डैम बना दिया गया जिसके चलते पानी पूरा का पूरा यहाँ इकट्ठा हो गया, पहले तो इकट्ठा नहीं होता था, अब यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया तो इनका वेट होगा ना भाई, और वेट छोटा मोटा नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। तो इसके चलते यहाँ पर कंटिन्यूअस प्रेशर एक्सर्ट करता रहेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि ये डिस्टर्ब होगा और यहाँ से भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। तो ये सब कुछ ह्यूमन इंड्यूस्ड रीजन थे, जैसे कि हमने बात कर लिया इनके बारे में। एक तो डीप माइनिंग, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट एक नया है, आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो। एक है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, हमने देखा मुंबई हाई वाला एग्जांपल, और ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ये भी है कि एग्रीकल्चर के लिए या फिर हम देखोगे कि सबमर्सिबल लगा देते हैं अपने अपने घरों में। अब ये जो सबमर्सिबल है, वाटर पंप है, ये अथाह पानी अचानक से अर्थ के अंदर से बाहर की तरफ लेते आता है। तो इतने तेजी से अगर हम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को खत्म करते जाएंगे तो वहां पर भी तो एक वॉइड क्रिएट होगा और वहां से भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। यहाँ पर एक और टर्म है, आप याद करो, रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी। जो हम डैम बना के ये सब करने की बात कर रहे थे, उन्हीं का एक एग्जांपल है रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी। आप इसको यहाँ से समझ सकते हो। क्या होता है कभी कभी हम लोग जबरदस्ती क्या करते हैं कि कुछ इंजेक्शन करते हैं, ठीक, या तो हम क्या करते हैं एक्सट्रैक्शन करते हैं, या तो अभी हम यहाँ पर लोडिंग की बात कर रहे थे वो रिजर्वायर वाला, ये सब इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी को बनाते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर आप यहाँ से कुछ निकाल दो तो यहाँ पे क्रैक्स डेवलप होंगे। अगर यहाँ पर भी कुछ आप जबरदस्ती फोर्सफुली प्रेशराइज करके कुछ इंजेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर भी क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं, और यहाँ पर भी अगर आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगा देते हो तो यहाँ पर भी नीचे क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। तो इन सभी रीजन के कारण हम अर्थक्वेक को देख सकते हैं। यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं कि अर्थक्वेक का इतना तो रीजन था, हमने कितना पढ़ा, 6 रीजन पढ़ा है शायद अभी तक ना, ह्यूमन इंड्यूस्ड, हाँ 6 रीजन है। तो इन सब 6 रीजन को आपको अच्छे तरीके से डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके आपको अच्छे तरीके से अपने नोट्स में या फिर अपने आंसर्स में इंक्लूड करना पड़ेगा अगर कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अर्थक्वेक के कॉजेस के ऊपर। इसके बाद देखो सिस्मिक वेव्स क्या होते हैं। सिस्मिक वेव्स या अर्थक्वेक वेव्स जिनको हम बात करते हैं और हमने क्लासिफाई भी किया था, बॉडी वेव, सरफेस वेव, इन सब में। तो ये बेसिकली वेव्स जो क्रिएट होते हैं ना, ये वेव्स क्रिएट होते हैं वही सडन मूवमेंट से ही। जैसे ही मान लो लैंड का सरफेस, अभी हम देख रहे थे ना कि लैंड का सरफेस अचानक से नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, तो ये जो फॉल्ट क्रिएट हुआ है यहाँ वाला, तो ये जो फॉल्ट क्रिएट होता है यही कहीं ना कहीं एक वेव जनरेट कर देता है। अब इन्हीं वेव्स को हम लोग सिस्मिक वेव्स या फिर अर्थक्वेक के द्वारा जनरेट किया गया, इसलिए हम लोग इनको अर्थक्वेक वेव्स भी बोलते हैं। अब इसके बेसिस पर जो भी एनर्जी स्टोर होता है ना, उनका सडन रिलीज होता है इन स्लिप्स के कारण। तो अब इनके चलते हम लोग कौन कौन से टाइप्स को देख सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो होगा वो होगा बॉडी वेव्स, दूसरा होगा सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स के अंदर भी हमने पी वेव्स, एस वेव्स पढ़े थे, एल वेव्स और आर वेव्स पढ़े थे। तो देखो पी वेव्स जो होता है वो हमने क्या पढ़ा था, ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर के होते हैं और इसके बाद सारे ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं। इसमें क्या था कि जो एस वेव है वो ट्रांसवर्स, ये भी ट्रांसवर्स, और इसका ये थोड़ा रिलिक वेव्स जो है ना, जैसे कि सांप चलते हैं ना, स्नेक्स, उस वे में चलता है ये। मतलब कि फ्लैट सरफेस पे आप अपने टेबल के टॉप पे अगर ऐसी लाइन बना दो तो कुछ इस हिसाब से चलता है। अब वो कैसे क्या होता है उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक वीडियो देखते हैं जिसके बेसिस पर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो कि जो पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, रिलिक वेव हैं, इनको हम किन किन डायरेक्शंस में देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही क्लियरली आप आराम से इनको स्लो करके या फिर आप आराम से इनको थोड़ा सा पॉज करके देख सकते हो कि कैसे ये डायरेक्शन में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लें एक ऐसे लैंड सर्फेस का जिसमें 3 आइडेंटिकल इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स हैं, मतलब इन तीनों में बिल्डिंग्स जो है वो सिमिलर काइंड ऑफ है, लेकिन इन तीनों के नीचे का जो जमीन है वो अलग अलग है। कैसे? जो सबसे पहला वाला जमीन है आप देख रहे होंगे, इस पहले वाले जमीन के अंदर बहुत ही लूज सेडिमेंट्स ऐसा कुछ है, मतलब कि जो वाटर सैचुरेटेड सैंड एंड मड वाला कुछ है ऐसा, मतलब कि काफी लूज है ये। जो सेंटर वाला है ये भी लूज सेडिमेंट्स का है, लेकिन इससे थोड़ा हार्ड होगा यहाँ पर। और जो सबसे लास्ट वाला है ये आपका बिल्कुल सॉलिड बेडरॉक का बना हुआ है, और तीनों के ऊपर जो घर है वो सिमेट्रिकली इंजीनियर्ड है, बिल्कुल सेम काइंड ऑफ है। तो हमने देखा कि सॉलिड बेडरॉक के लूज सेडिमेंट्स और ये सैंड एंड मड के बना हुआ है। अब हम देखते हैं कि एक एक वेव्स को अगर हम यहाँ से इंट्रोड्यूस कराएं तो कैसे ये लोग मतलब कि बिहेव करेंगे। सबसे पहले हम पी वेव्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मान लो अब ये पी वेव्स है और पी वेव्स कहीं से भी मान लो नीचे यहाँ पर कहीं अर्थक्वेक होता है तो ये 3 डायरेक्शन में हिल के दिखा ना आपको, तो यहाँ पर कंप्रेशनल होगा, ये कंप्रेशनल और रेयर फ्रैक्शनल होगा। इसीलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि इन वेव्स का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और बहुत ही कम डैमेज ये लोग कॉज करते हैं, सबसे स्पीड में आता है। लेकिन दूसरा आता है एस वेव जो कि थोड़े धीमे होते हैं पी वेव्स से, और कुछ कुछ ऐसे ही आते हैं जैसे कि पी वेव्स आए थे वो तो लेकिन लॉन्गिट्यूडनल थे, ये ट्रांसवर्स नेचर में आते हैं। तो इसीलिए देखोगे आपकी ये कुछ दूसरे डायरेक्शन में हिलते हुए दिखें। कैसे? इस डायरेक्शन में अभी तक ऊपर ही चल रहे थे और ये ग्राउंड मोशन में है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर तो नहीं है, तो इसीलिए इनका जो एम्पलीट्यूड है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इससे एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखो द अमाउंट ऑफ ग्राउंड मूव्स एज द वेव पास बाय, तो जो भी एम्पलीट्यूड जिस अमाउंट से ग्राउंड हिल रहा है उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो एस वेव का हमने देख लिया कि इसका क्या कारण है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा जिसका नाम है
एल वेव्स। तो देखो एल वेव्स का क्या रीजन होता है, या फिर अभी हम एल वेव्स, लव और रिलीफ वेव्स पढ़ते हैं। तो एल वेव्स देखो कैसे रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। एल वेव हमने देखा है कि ये सरफेस वेव्स आ गए। अब ये सरफेस वेव्स देखो थोड़े स्लो होंगे और ये कैसे कैसे डिस्टर्ब करते हुए चलेंगे। तो अब आप देखो कि जो सबसे सैंड और मड वाला रीजन था वो तो बिल्कुल से डिस्टर्ब हो गया, यहाँ वाला रीजन भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन जो सॉलिड बेडरॉक था उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये भी बैक और फोर्थ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे थे। अब हम फाइनली पढ़ते हैं रिलीफ वेव को। रिलीफ वेव सबसे मोस्ट डैमेजिंग वेव होता है। इसकी स्पीड देखोगे आपकी, ये जहां से भी होकर गुजरेगा तो ये पूरा का पूरा मास डिस्ट्रक्शन करते हुए निकलेगा। तो आप देखो सॉलिड बेडरॉक हो, लूज सेडिमेंट्स हो, या फिर सैंड मड हो, कहीं से भी हो, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक तरीके से ट्रैवल इस हिसाब से करता है कि सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलता है, सॉरी, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको देखने को मिल जाती है इसके चलते। ठीक है, तो इन सभी रीजन से हम इसको अच्छे तरीके से हम सिस्मिक वेव्स को पढ़ सकते हैं। अब इनको हम अपने नॉर्मल फॉर्म में भी देखने की कोशिश करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव में पढ़ा, बॉडी वेव्स होते हैं, सरफेस वेव होते हैं। बॉडी वेव्स वो जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर या फिर अर्थ के अंदर जो ट्रैवल करते हैं वो बॉडी वेव्स होते हैं, और जो सरफेस पर ट्रैवल करते हैं वो सरफेस वेव्स होते हैं। इनका वेलोसिटी जो होता है वो पूरा जो जिस मटेरियल से ये ट्रैवल करते हैं ना, उस मटेरियल का कितना इलास्टिसिटी है, कितना स्टिफनेस है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब ये इलास्टिसिटी क्या होती है, मैंने इसको एग्जांपल के तौर पे पहले भी समझाया था कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर मान लो प्रेशर एक्सर्ट करते हो, प्रेशर एक्सर्ट करने के साथ ये प्रेशर कंप्रेशनल भी हो सकता है, टेंशनल भी हो सकता है। तो कोई भी हिसाब से अगर आप इन पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो ये देखोगे कि अपने शेप्स को डिफॉर्म कर देते हैं। डिफॉर्म मतलब कि अपने शेप को टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, कुछ ऐसे हो जाएंगे। लेकिन अगर प्रेशर रिलीज करने के बाद भी अगर ये अपनी वापस से ओरिजिनल फॉर्म को मेंटेन कर लेते हैं तो इनके अंदर इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होगी। आज तक ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट हमको देखने को नहीं मिला है जो कि 100% इलास्टिसिटी शो करे। मतलब कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हमने थोड़ा भी डिस्टर्ब किया और वापस से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे एकदम एक्जैक्टली वैसे ही आ जाए। तो ऐसा नहीं बना है। बहुत सारे नियर इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स मिले हैं लेकिन एकदम से इलास्टिक नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि ये डायरेक्शन को रिफ्रैक्ट भी करेंगे। जैसे कि हमने ये पढ़ा था ना पी वेव्स के अंदर, एस वेव्स के अंदर, कि हमारा जो भी कोर होता है, कभी कभी अगर ये हमारा फोकस एरिया है तो यहाँ से ये ऐसे चले जाते थे, या फिर कभी यहाँ से आके ये रिफ्रैक्ट होते थे। तो ये वाला जो रीजन है ये रिफ्लेक्शन का कारण है, और जो यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गए ये वाला रिफ्रैक्शन का कारण है। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या मतलब होता है और क्यों होता है? अगर मान लो कि हम लोग किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर ट्रैवल करते हैं और इनकी डेंसिटी अलग अलग है, मान लो कि ये सॉलिड स्ट्रक्चर है और ये लिक्विड स्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियसली बात है ना, सॉलिड स्ट्रक्चर की डेंसिटी काफी ज्यादा होगी और लिक्विड की डेंसिटी उतनी नहीं होगी। तो इसके चलते क्या होगा कि यहाँ पर डेंसिटी का चेंजेस आ रहा है, तो इसके चलते जो भी वेव्स यहाँ ट्रैवल करेंगी वो रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, मतलब अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएंगी। ठीक है, रिफ्रैक्शन का मतलब यही लेमन टर्म में होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि टकरा के वापस चले जाना। अब इसके बाद बॉडी वेव्स क्या होते हैं? बॉडी वेव्स हमने देखे कि पी वेव्स और एस वेव्स होते हैं, जिसमें से पी वेव्स जिसको हम लोग प्राइमरी वेव बोलते हैं, ये कुछ ऐसे कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जैसी चीजों को बताते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक जगह आपको काफी क्लोजनेस दिखेगी और कई जगह काफी दूर दिखेगी। हमने इसका एग्जांपल स्नेल से समझा था, ठीक, कि किस हिसाब से स्नेल अपने बॉडी को पहले पिचकाता है, छोटा करता है और फिर खूब बड़ा सा कर देता है, इसकी वजह से वो आगे की तरफ मूव करता है। एस वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे ये ऐसे वेव की तरह ट्रैवल करेगा। मतलब जो एस वेव है इसमें हम लोग जिस हिसाब से अगर हम लोग पानी के अंदर एक पत्थर फेंक देते हैं तो कुछ रिपल्स क्रिएट होते हैं ऐसे ऐसे, तो ये रिपल्स जिस फॉर्म में होते हैं हम लोग को ट्रफ और क्रेस्ट मिलता जाता है। सॉरी, ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है, तो क्रेस्ट और ट्रफ मिलते जाते हैं। तो इसके बेसिस पर एस वेव कुछ इस हिसाब से ट्रैवल करते हैं और इसीलिए इनको हम लोग ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। और ये अपने वेव के डायरेक्शन के हिसाब से ही ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन दिखाते हैं, इसीलिए इनको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। ये बहुत फास्ट होते हैं, बहुत फास्ट। सबसे पहले सरफेस पर कौन पहुंचेगा? पी वेव पहुंचेगा, उसके पीछे पीछे से कौन आएगा? एस वेव आएगा, और फिर ये सारे वेव्स जो होते हैं ये सरफेस वेव में कन्वर्ट हो जाएंगे। सरफेस वेव में क्या होंगे? ये भी होंगे ट्रांसवर्स नेचर के ही, लेकिन इनकी स्पीड थोड़ी कम होगी, और एल वेव की स्पीड सबसे कम होती है लेकिन सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। इवन रेलिक वेव को हमने देखा था सरफेस वेव के अंदर, एक तो एल वेव है और एक आर वेव है। तो आर वेव जो है ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम पी वेव्स के बारे में थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं अगर हमको कुछ मिलता है। यहाँ पर हम देखते थे शैडो जोन के बारे में। शैडो जोन का क्या मतलब है? आप शैडो जोन समझना चाहते हो तो एक आगे डायग्राम आता है, उससे हम पी और एस दोनों के शैडो जोन को एक साथ डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल अभी आप यहाँ पर ये समझो कि ये पी वेव जो है ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर का है। मतलब कि जैसे साउंड वेव्स ट्रैवल करते हैं कि कभी तो एकदम पास पास और फिर अचानक से दूर। जैसे कि हम ये स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग को अगर आप इधर डायरेक्शन में खींचो और छोड़ दो तो आप देखोगे कि कुछ स्प्रिंग का सेक्शन है जो कि काफी पास पास आ गया है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे ऐसे होगा और थोड़ी देर बाद ये स्प्रिंग का सेक्शन दूर दूर हो जाएगा, फिर पास पास होगा और फिर दूर दूर हो जाएगा। ये जो ट्रैवल हो रहा है ना इस डायरेक्शन में, इसी को हम लोग पी वेव्स के डायरेक्शन को ट्रैवल बोलते हैं। या फिर इस हिसाब से भी हमने लास्ट लेक्चर्स में ऐसे कुछ डायग्राम्स भी पढ़े थे जिनके बेसिस पर ये पास पास है और ये दूर दूर है यहाँ से यहाँ तक। तो यही है हमारा प्राइमरी वेव्स का कॉन्सेप्ट। ये तीनों मीडियम में ट्रैवल कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन सॉलिड में इनकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद लिक्विड में, फिर उसके बाद गैस में। ठीक है, और ये सॉलिड लिक्विड गैस किस पे डिपेंडेंट है? इलास्टिसिटी पर डिपेंडेंट है। इलास्टिसिटी की डिस्कशन भी अभी हमने कर लिया है। ठीक है, तो इन सब बेसिस पर हमने पढ़ा और अभी हम शैडो जोन की बात आगे करेंगे जब हम पी और एस वेव दोनों पढ़ेंगे। तो एस वेव के अंदर क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो भी वाटर में रिपल्स होते हैं उन रिपल्स के चलते ये कुछ चलते हैं, लेकिन इनकी कमियां ये होती हैं कि ये केवल और केवल सॉलिड मीडियम में ही ट्रैवल कर सकते हैं। लिक्विड मीडियम में हमने क्या पढ़ा था? हमारा एक इनर कोर है और एक आउटर कोर है। जो भी आउटर कोर है वो लिक्विड नेचर का है। इसके चलते क्या होगा कि एस वेव्स कभी भी इसमें ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इसके ऊपर केवल और केवल सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसके बेसिस पर एस वेव्स हमको चलती हुई दिख सकती है। इनकी फ्रीक्वेंसीज थोड़ी ज्यादा होती है पी वेव्स के कंपैरिजन में। और यहाँ पर अगर अब हम सरफेस वेव्स की बात करें तो सरफेस वेव्स कुछ इस डायरेक्शन में चलते हुए दिख रहे थे। ठीक है, तो ये देखो ना, आप सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कौन करेगा? यही सरफेस वेव करेंगे। और यहाँ पर वाइब्रेशंस जो होते हैं काफी ज्यादा होंगे और फ्रीक्वेंसी इनकी कम होती है, मतलब स्पीड तो इनकी कम होती जाती है और इसके चलते इनका जो इफेक्ट है और ज्यादा हमको देखने को मिलता है। सरफेस वेव्स जो होते हैं वो एपिसेंटर के जस्ट बगल से ही इमर्ज हो जाएंगे ना, क्योंकि अब देखो सरफेस वेव है, एपिसेंटर क्या था? जो सबसे पहला वेव जो सरफेस पर पहुंचेगा वहीं से ये सरफेस वेव्स क्रिएट हो जाएंगे। अब यहाँ पर इमीडिएटली नेबरिंग टू दिस एपिसेंटर ये सरफेस वेव्स क्रिएट होंगे और यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सरफेस के रॉक्स हैं उनको डिस्प्लेस करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। और सिस्मोग्राफ के बारे में हमने पढ़ा था जो कि इन वेव्स की रिकॉर्डिंग करता है ऐसे ऐसे करके, कि जितना ज्यादा अर्थ का सरफेस हिला है, ट्रेमर हुआ है, शेक हुआ है, उसके बेसिस पर ये अर्थ धीमे हिला है कि ये बहुत तेज हिला है। तो ये सिस्मोग्राफ का काम है जो कि इनको कैच करता है। तो यहाँ पर एल वेव्स जो है या फिर सरफेस वेव्स जो है ये सिस्मोग्राफ पर सबसे बाद में आते हैं और सबसे बड़े लेवल पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम अगर पी वेव, एस वेव और एल वेव की बात करें तो सबसे पहले सिस्मोग्राफ पे पी वेव्स डिनोट होंगे, उसके बाद एस वेव आएंगे और फिर उसके बाद एल वेव्स आएंगे। तो एल वेव सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होंगे। ठीक है, अब इस तरीके से हम शैडो जोन की डिस्कशन करते हैं। देखो पी वेव और एस वेव, ये वाला जो रीजन है, मान लो कि यहाँ पे हमारा एपिसेंटर है और इतने रीजन
कोर पे पहुंच के ये रिफ्रैक्ट हो सके। तो वो भले ही एस वेव हो, वो भले ही पी वेव हो, इसके ऊपर ऊपर तो अभी तक हमें पता है ना, सब कुछ सॉलिड है, तो सॉलिड में तो दोनों वेव्स ट्रैवल करते ही हैं। तो एक कोर के ऊपर ऊपर तक ये कहां तक पहुंच पाएंगे, ये पहुंच पाएंगे यहां तक कहीं पर। तो इसके बाद सेम इधर भी होगा। इसके बाद क्या होगा कि जो इसमें से देखो एक्जैक्टली जो यहाँ पर ब्लैक कलर की वेव्स दिख रही हैं वो पी वेव्स हैं। तो ये पी वेव्स जो हैं ये ही हमारे लिक्विड में भी ट्रैवल करेंगे, सॉलिड में भी ट्रैवल करेंगे, ऊपर एटमॉस्फेयर वाले सेमी वोल्टेज में भी ट्रैवल करेंगे। लेकिन जो एस वेव होगा वो केवल और केवल सॉलिड में ही ट्रैवल कर पाएगा। इसीलिए जो रेड वेव्स हैं आप देखोगे कि इतने बड़े सरफेस में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको किसने रोक रखा है, लिक्विड रीजन। लिक्विड रीजन किसका है, आउटर कोर का है। ठीक, यहाँ पर बेसिकली देखो अब अर्थक्वेक के लिए ये हमने देखा कि अब ये शैडो जोन कैसे बनेगा। एस वेव का अगर हम बात करें तो यहाँ से पूरा 105 डिग्री से लेके 105 डिग्री तक पूरा का पूरा हमारा एस वेव के लिए शैडो जोन बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पे मान लो कि यहाँ से ये अगर हमारा पी वेव है यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया, मुड़ गया, इस तरीके से इसके जस्ट बगल वाला जो आएगा वो चूंकि ये डेंसिटी इस मीडियम की चेंज हो गई तो ये दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गया। इसकी वजह से क्या होता है कि इतना बड़ा एक गैप क्रिएट हो जाता है। इस गैप के चलते क्या होता है कि शैडो जोन यहाँ पर भी बन जाता है, जो कि नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि पी वेव जो है वो तो हर मीडियम में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है कि ये शैडो जोन क्रिएट हो जाता है। कहाँ से कहाँ तक, 105 डिग्री से लेकर 140 डिग्री तक। तो यहाँ से यहाँ तक दोनों डायरेक्शन में आपको पी वेव के शैडो जोन मिलेंगे और एस वेव के शैडो जोन तो पूरे 105 से लेकर पूरा 105 तक ही मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हमने शैडो जोन की बात की। शैडो जोन क्या है एग्जैक्टली? शैडो जोन वो जोन है जहां पर अगर हम अर्थक्वेक के किसी एपिसेंटर से अर्थक्वेक वेव्स को जनरेट करते हैं तो अर्थ का ऐसा कितना पोर्शन है जहां पर ये वाला वेव पहुंच नहीं पाएगा। तो पी वेव कहां से कहां तक नहीं पहुंच पाएगा, 105 से 140 डिग्री तक, और एस वेव कहां से कहां तक नहीं पहुंच पाएगा, 105 से 105 डिग्री यहां तक। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब हम पढ़ते हैं सरफेस वेव के आर और एल वेव्स के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि जो रिलीक वेव है वो देखो कुछ इस हिसाब से चलते हैं। जब भी इस हिसाब से चलेंगे तो ये सरफेस पर सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक अभी वीडियो देखा था, उसमें देखा होगा आपने कि आर वेव्स कुछ इस हिसाब से ट्रैवल करते हैं, और जो एल वेव्स होते हैं वो सांप की तरीके से ट्रैवल करते हैं, स्नेक की तरीके से इस डायरेक्शन में, ऐसे इधर वाला पोर्शन इधर जाएगा, इधर वाला इधर आएगा। तो इस बेसिस पर हम देख रहे हैं कि ये वाला देखो, ये वाला क्या है, लव वेव है, और ये वाला जो है ये रिलीक वेव है। सबसे डिस्ट्रक्टिव कौन सा होगा, रिलीक वेव ही होगा। अर्थक्वेक बेस्ड ऑन डेप्थ ऑफ फोकस। फोकस के बेसिस पर अगर हम बात करें कि कैसे डेप्थ जितना अंदर अंदर हम जाते हैं तो कैसे हमारा अर्थक्वेक उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर देखो कुछ जोन होता है। इस जोन का हमने एक बार बेनियोफ जोन के बारे में पढ़ा था, याद होगा आपको, कि जब ओशनिक प्लेट अंदर सबडक्ट होती है, किसके, ये सबडक्ट होगी मान लो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, किसी के अंदर भी एक प्लेट मान लो नीचे की ओर सबडक्ट हो रही है, तो एक पर्टिकुलर ऐसा रीजन आता है जहां पर ये मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है। इसी के बेसिस पर हम लोग इसको वदाती बेनियोफ जोन बोलते हैं, या फिर सिंपली बेनियोफ जोन भी बोलते हैं। ये होता है जोन ऑफ सिस्मिसिटी। यहीं से अर्थक्वेक का बेसिक रीजन जो है वो स्टार्ट होता है। ये हमेशा कन्वर्जेंट बाउंड्री में देखने को मिलेगा, और यहाँ पे तीन अलग अलग लेयर्स बन जाती हैं। तो जो सबसे ऊपर वाला लेयर होगा इसको हम लोग बोलेंगे कि भाई ये शैलो फोकस है, बहुत ही ऊपर है। जो बीच वाला होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट फोकस है, और जो सबसे लास्ट वाला होगा उसको हम लोग बोलेंगे डीप फोकस। ये लगभग लगभग 300 किलोमीटर अंदर तक भी हो सकता है। ठीक है, तो इन सबके बारे में जो भी हमने पढ़ा, उन सबका जो शैलो फोकस होता है वो नियर अबाउट 70 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा, और जो डीप फोकस है वो 300 से शुरुआत होकर 700 किलोमीटर डीप तक भी जा सकता है। यहाँ पर जो भी शैलो फोकस अर्थक्वेक्स होंगे ना, ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो सरफेस वेव बनेगा इन वेव्स के शैलो फोकस की वजह से ये जल्दी से सरफेस पर पहुंचेगा और बिना एनर्जी को लॉस किए हुए ये ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। जो कि डेप्थ पर होगा, काफी अंदर होगा, तो वो बहुत बार होगा ना कि ये शॉक्स जो है वो हमारे अर्थ के सरफेस लोग ही अब्सॉर्ब कर लेंगे। जब तक सरफेस पर पहुंचेगा तब तक ये वेव अपने आप में थोड़ा कम हो चुका होगा, जिसकी वजह से डिवास्टेशन उतनी ज्यादा नहीं होगी। तो शैलो फोकस अर्थक्वेक्स ज्यादा डिवास्टेटिंग होते हैं। अर्थक्वेक जो है वो अलग अलग अगर इफेक्ट देखें उनका कि क्या इफेक्ट पड़ता है अर्थक्वेक के आने से, तो आप देखोगे कि देखो अर्थक्वेक आने से लैंडस्लाइड भी हो सकता है। लैंडस्लाइड क्या मतलब है कि एक बड़ा लैंड का सरफेस है, मान लो कि पहाड़ का है कोई, ये यहाँ से कट के नीचे की तरफ स्लाइड हो गया। अगर ये पूरा माउंटेन एरिया था तो इतना बड़ा पूरा का पूरा जो सरफेस आप देख रहे हो ये स्लाइड होकर नीचे की तरफ आ गया। डैमिंग ऑफ रिवर्स, रिवर्स को भी रोक सकते हैं। डिप्रेशन क्रिएट करने का काम। इवन जैसे कि हम कच्छ के कोस्ट लाइन में देखते हैं ना कि कच्छ का जो कोस्ट लाइन है वो अचानक से टूट के नीचे गिर गया है। तो पहले कच्छ का कोस्ट लाइन जो था वो मान लो अगर बड़ा रहा होगा तो ये वाला रीजन जो है ये टूट के नीचे गिर गया, मतलब समुद्र के अंदर चला गया। तो यहाँ पर जो सबमर्जेंस है ये भी देखने को मिलता है, और इसके सबमर्जेंस से क्या हुआ कि ये वाला जो रीजन ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ गया, तो इमरजेंस भी होता है। तो अर्थक्वेक आने के कारण ये सब भी होते हैं। इवन देखो कि इसका इफेक्ट हमको अभी वाले जैसे अमेज़न फायर्स के भी बहुत सारा जिक्र आप देख रहे होंगे इंटरनेट पे, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में। तो ऐसे फॉरेस्ट फायर्स के पीछे भी रिस्पांसिबल होते हैं। क्या होता है कि जब अर्थक्वेक आता है तो हो सकता है कि एक पेड़ दूसरे पेड़ से ऊपर गिरे, और अगर ये पेड़ सूखे होते हैं तो ये दोनों आपस में फ्रिक्शन देते हैं, और इन्हीं फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है, फिर फायर जनरेट होता है, और धीरे धीरे ये फायर काफी बड़े लेवल पर फैल जाता है। हमें देखने को मिलता है कि इनका एक और फॉर्म देखने को मिलेगा कि ये सरफेस के ऊपर क्रैक्स डेवलप कर देते हैं। क्रैक्स या फिसर्स दोनों नाम देते हैं इनका। तो इन सब बातों पर हम देख सकते हैं कि नॉर्मली ऐसे क्रैक्स और फिसर्स कहां डेवलप होंगे, हमेशा एपिसेंटर पे डेवलप होंगे। इनके कारण सुनामी भी आता है। बहुत बार ऐसा होगा कि अर्थक्वेक्स के आने के कारण सुनामी आ गया, जो कि अपने आप में एक दूसरा नेचुरल कैलामिटी है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में और भी एग्जांपल्स पढ़े थे ना, जैसे कि आपने पढ़ा होगा क्रकाटाउ माउंटेन का, क्रकाटाउ वोल्केनो जब इरप्ट हुआ था तो कैसे उसका सुनामी जो जनरेट हुआ था वो कैसे कितने सारे लोगों की जान एक साथ ले लिया था। तो इन सब से आप इनको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गए इफेक्ट्स। अब हम बात करते हैं कि अर्थक्वेक को हम मेजर कैसे करते हैं। तो एक होता है रिचर स्केल। रिचर स्केल जो है वो अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। ये मैग्नीट्यूड कैसे होते हैं, ये मैग्नीट्यूड कुछ इस हिसाब से टेबल के फॉर्म में बने होंगे, और ये जो टेबल होता है ये नॉर्मल टेबल नहीं है, ये लॉगरिथमिक टेबल होता है। मतलब कि इसका मतलब ये है कि अगर अगर मैग्नीट्यूड 6 का है और दूसरा मैग्नीट्यूड 7 का अर्थक्वेक आता है तो ये इससे कम से कम 10 गुना ज्यादा खतरनाक है, ये मतलब है। और इसीलिए जो एकदम छोटे छोटे अर्थक्वेक जो कभी कभी आते नहीं हैं और हमको पता नहीं चलते हैं, तो वो लगभग 1 लाख से ज्यादा अर्थक्वेक हर साल ऐसे आते हैं। अगर हम बढ़ते जाए ऊपर की तरफ 8 से ज्यादा मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स बहुत कम आते हैं, क्योंकि ये सीवियर डिस्ट्रक्टिव होते हैं। इसके बेसिस पर यहाँ पर लगभग 3 या 2 ऐसे आते हैं जो कि हर साल हमको देखने को मिलते हैं और अपना डिवास्टेशन ये दिखा जाते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे कि जापान वगैरह में अगर इतने हाई इंटेंसिटी का भी अर्थक्वेक आता है तो भी वहाँ की लाइफ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी बिल्डिंग को अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बना लिया है। तो ये तो हमने बात कर ली अर्थक्वेक की। अब हम बात करेंगे सुनामीज की। सुनामीज अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसीलिए मैं इस वीडियो में यहाँ पे ब्रेक करता हूँ। ब्रेक इन द सेंस की, या फिर मैं आपके मैप वाले पोर्शन को यहाँ पे कवर करा देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद हम लोग सुनामी को इंडिपेंडेंटली डिस्कस कर लेंगे अगले लेक्चर्स में। समराइज करते हैं आज हम नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को। सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट किन किन चीजों से घिरा हुआ है।
तो सबसे टॉप पर नॉर्थ डायरेक्शन में ये घिरा हुआ है आर्कटिक ओशन से, अपने वेस्ट साइड में ये घिरा हुआ है पैसिफिक ओशन से, और अपने ईस्टर्न साइड ये घिरा हुआ है अटलांटिक ओशन से। इसके अलावा इन वाटर बॉडीज के अलावा कुछ सी की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले यहाँ पर ये घिरा हुआ है ऊपर के डायरेक्शन में, अलास्का के ठीक ऊपर हमको देखने को मिलता है बुफोर्ड सी। अलास्का और रशिया के बीच में एक सी है जिसका नाम है बेरिंग सी। इसके अलावा यहाँ पर हम देख रहे थे ये जो लेब्राडोर वाला रीजन है, यहाँ पर एक मिलता है हमको लेब्राडोर सी, और एक यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कैरिबियन सी, क्योंकि ये पूरा कैरिबियन आइलैंड है। ठीक, तो ये पूरा सी की बात होगी। कितनी सी हो गई? 1 2 3 4 5 5 सीज हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। इसके अलावा अगर हम और बात करें बेस का, तो बे कौन कौन से हैं? एक तो ये बड़ा वाला है जिसका नाम हमने दिया था हडसन बे, एक हमने ऊपर पढ़ा था जिसका नाम हमने दिया था बैफिन बे, और हमने ये भी पढ़ा था कि बैफिन बे और लेब्राडोर सी को कनेक्ट करने के लिए जो स्ट्रेट आपको दिख रहा है क्या नाम है? डेविस स्ट्रेट। ठीक, इसके बाद यहाँ पर बे ऑफ फुंडी है एक। ये बे ऑफ फुंडी के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट टाइडल रेंज देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं नोवा स्कॉटिया। नोवा स्कॉटिया जो रीजन है, यहाँ पर एप्पल का जो खेती होता है बहुत अच्छे से होता है, काफी लार्ज अमाउंट के एप्पल्स जो है यहाँ से प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक पढ़ा था मैकेंजी बे, याद होगा आपको, ये है मैकेंजी बे। तो इतने सारे बे हो गए, मतलब एक मैकेंजी बे, एक हडसन बे, एक बैफिन बे और एक बे ऑफ फुंडी। ये 4 तो मिनिमम आपको याद होने ही चाहिए। इसके बाद अगर हम बे हो गए, गल्फ की बात करते हैं, तो गल्फ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, ये है गल्फ ऑफ मेक्सिको। ठीक है, इसी के जस्ट नीचे एक ये वाला जो गल्फ है, इसको भी आप लोग याद कर लो जरा, ये गल्फ है गल्फ ऑफ होंडुरास। यहीं पर नीचे हमने एक और गल्फ पढ़ा था, ये वाला, ये था हमारा गल्फ ऑफ पनामा। यहाँ पर जो कैलिफोर्निया के बीच में ये जो गल्फ दिख रहा है, ये है हमारा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। इसके अलावा यहाँ पर एक जो गल्फ दिख रहा है, ये गल्फ है हमारा गल्फ ऑफ अलास्का। इसके बाद आपको यहाँ पर एक दिख रहा होगा, ये वाला जो पूरा गल्फ है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ये है हमारा गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। इतनी बात हमने कर ली थी गल्फ के लिए। तो कौन कौन से गल्फ देखे हमने? सबसे पहले हमने देखा गल्फ ऑफ मेक्सिको, गल्फ ऑफ पनामा, गल्फ ऑफ होंडुरास, कैलिफोर्निया गल्फ, गल्फ ऑफ अलास्का, और इसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ठीक है, इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं, अच्छा एक बे मेरा छूट गया, ये वाला बे आपको याद होना चाहिए। ये जो एक बे है इसका नाम है ब्रिस्टल बे। ठीक, तो बे में आप इसको भी याद रखना। ये हमने पढ़ लिया, वाटर बॉडीज के हिसाब से बे पढ़ लिया, ओशन पढ़ लिया, सी पढ़ लिया, गल्फ पढ़ लिया, रिवर्स भी पढ़ लेते हैं। तो रिवर्स के तौर पे आप देखोगे कि हमने 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ा था कि देखो, एक तो कनाडा में, कनाडा में हमने देखा था कि एक मैकेंजी जो रेंज है उसके ही पास में कहीं मैकेंजी आपको रिवर देखने को मिलता है। तो ये वाला जो रीजन है, ये है आपका मैकेंजी रिवर, ये यहाँ पर मिलता है, और इसीलिए हमको यहाँ पर जो बे मिलता है वो मैकेंजी बे होता है। ठीक है, एक हमने रिवर पढ़ा था यूएसए में जिसका नाम है मिसिसिपी। मिसिसिपी रिवर जो है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से ट्रेस कर सकते हो आप, ये वाला, ये मिसिसिपी रिवर है। और यहीं पर एक और रिवर हमने पढ़ा था, मिसौरी रिवर। ठीक है, तो ये मिसिसिपी और मिसौरी रिवर का बेसिन बनता है। और हमें पता है कि जो भी बेसिन्स होते हैं उनके बीच में हमेशा प्लेन देखने को मिलता है, जैसे कि हमारा भी गंगा यमुना प्लेन होता है ना, इसी तरीके से यहाँ पर मिसिसिपी मिसौरी प्लेन जो है, इस प्लेन का नाम हम लोग देते हैं ग्रेट प्लेन्स। ये वाला पूरा रीजन है, ये है हमारा ग्रेट प्लेन्स। और प्लेन की बात करें तो एक और प्लेन हमें याद होना चाहिए, यहाँ वाला जो प्लेन है इसका नाम है सेंट्रल प्लेन। ठीक, रिवर्स हो गए, प्लेन्स हो गए, अब बचते हैं हमारे माउंटेन्स। माउंटेन्स के तौर पर हमने सबसे पहले कौन सा देखा था? हमने पढ़ा था यहाँ पर एक है अलास्का में ब्रूक्स रेंज, इसके बाद यहाँ पर एक अलास्का रेंज है, इसके बाद इन दोनों के बीच में जहाँ से मैकेंजी रिवर निकलता है वो है हमारा मैकेंजी रेंज या फिर मैकेंजी माउंटेन्स। और ये जो एक बड़ा सा ब्राउन पोर्शन आप देख रहे हो, ये हमारा क्या है? रॉकी माउंटेन्स। रॉकी माउंटेन्स के अलावा यहाँ पर और इंपॉर्टेंट हमने कौन कौन से, एक तो यहाँ पर हमने पढ़ा था एप्लेशियन वाला, एप्लेशियन माउंटेन्स। ठीक है, एक अपलैंड की बात की थी हमने यहाँ पर, ये वाला, ये है लॉरेंशियल अपलैंड्स, और इसीलिए यहाँ पर गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस भी हमने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले। एक कैनेडियन शील्ड है, ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। ये जो हडसन बे है इसके चारों तरफ क्या पड़ता है? कैनेडियन शील्ड, मिनरल रिसोर्सेज का बहुत रिच रिसोर्स है ये। इसके बाद और भी माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो एक हमने पढ़ा था सियरा मैड्रे, और सियरा मैड्रे तो हमने प्लेटू के तौर पर पढ़ा था। चलो ठीक है, तो हम प्लेटूज में डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल इतना ही माउंटेन है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात भूल गया मैं, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? क्या पढ़ा था हमने? अलास्का में माउंट मैककिनले है। ठीक, तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपको माउंटेन्स के लिए रखनी है। कुछ और रेंज हमने देखा था, यहाँ पर एक हमने देखा था कोस्टल या फिर कोस्ट रेंज हमने देखा था, यहाँ पर हमने देखा था कैस्केड रेंज है, और कैस्केड रेंज के अलावा यहाँ पर बस इतनी थी। ठीक है, तो ये हो गया कौन कौन से माउंटेन्स देखे हमने, रेंजेस देखे, ब्रूक्स रेंज देखा, अलास्का रेंज देखा हमने, फिर मैकेंजी माउंटेन्स देखा, ये रॉकी माउंटेन्स देखा, इसके बाद कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज, एप्लेशियन माउंटेन, ये हो गया हमारा लॉरेंशियल अपलैंड, और ये हो गया कैनेडियन शील्ड। ये रिवाइज हो गया क्या पूरा? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फाइनल और आखिरी प्लेट्यूज के बारे में। तो प्लेट्यूज में सबसे पहले कौन सा है? यहाँ वाला जो रीजन है, बड़ा सा प्लेट्यू है, इसका नाम है कोलंबिया प्लेट्यू। कोलंबिया प्लेट्यू के ठीक नीचे सी से एक और प्लेट्यू है जिसका नाम है कोलोराडो प्लेट्यू, ये यहाँ पर है, कंफ्यूज नहीं होना कौन ऊपर कौन नीचे है। कोलोराडो प्लेट्यू नीचे है, कोलंबिया प्लेट्यू ऊपर है। इसके बाद हमने एक यहाँ पर इसके जस्ट सीधे बगल में, मतलब मिसिसिपी और ये जो रिवर्स हैं या फिर हम बोले लेक सुपीरियर, इन सबके नीचे नीचे से हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा ओजार्क प्लेट्यू। और हमने यहाँ पर एक पढ़ा था मैक्सिकन प्लेट्यू। ठीक है, मैक्सिकन प्लेट्यू हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और कौन कौन से प्लेट्यूज इंपॉर्टेंट थे यहाँ पर? बस इतने ही थे क्या? ठीक है, इतनी ही प्लेट्यूज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हमने पढ़ लिए? एक हमने पढ़ा कोलंबिया, एक पढ़ा कोलोराडो, एक पढ़ा ओजार्क और एक पढ़ा मैक्सिकन प्लेट्यू। ठीक है, इतने प्लेट्यूज आपको याद होने चाहिए। और कुछ बचता है इस पूरे मैप के अंदर में, कुछ स्टेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था शायद। तो हमने एक स्टेट देखा था, यहाँ वाला स्टेट, ये कौन सा स्टेट है? ये है स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। ठीक है, एक हमने बात की थी एक और स्टेट यहाँ पर रशिया और अलास्का के बीच में जो बेरिंग सी देख रहे थे, तो इसीलिए इसका नाम बेरिंग स्ट्रेट हो जाएगा। हमने एक डेविस स्ट्रेट यहाँ पर पढ़ाई है। यहाँ पर एक स्ट्रेट नहीं, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं इसको? युकाटन चैनल बोलते हैं। ये भी आपने, मैंने आपको होमवर्क में दिया था इसको, युकाटन चैनल। अच्छा, होमवर्क में मैंने आपको कुछ और चीजें दी थी, जैसे कि एक तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? डेथ वैली पढ़ा था। ठीक है, और इसी के साथ साथ ग्रैंड कैनियन की जो बात की थी वो भी यहीं पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो हम प्लेट्यूज को डिस्कस कर रहे थे, तो यहीं पर जो एक कोलंबिया प्लेट्यू है, कोलंबिया प्लेट्यू के नीचे यहाँ से एक स्नेक रिवर चलता है, और इसी के ऊपर ऊपर जो एक प्लेट्यू है इसका नाम हम लोग स्नेक प्लेट्यू देते हैं। तो यहाँ पर भी आपको बात होना चाहिए। इसी के जस्ट थोड़ा सा ईस्ट नॉर्थ साइड में बढ़ेंगे ना, तो एक रिवर है येलो रिवर, येलो स्टोन रिवर, सॉरी येलो रिवर तो चाइना में बहता है। तो ये जो येलो स्टोन रिवर है ना, यहीं पर येलो स्टोन पार्क देखने को मिलता है, जो कि अभी हम गीजर वाले फॉर्म में कल परसों वाले लेक्चर्स में देख रहे थे। तो इतने सारे आपको रिवर प्लेट्यूज, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए है इस पूरे मैप में। कुछ इस्थिमस भी देखे थे शायद हमने। तो एक तो हमने देखा था यहाँ पर इस्थिमस ऑफ पनामा देखा था हमने शायद, ये वाला रीजन जो है ये है इस्थिमस ऑफ पनामा।
तो बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। और भी हमने क्या-क्या पढ़ लिया था। एक तो हमने पढ़ा था ये ग्रीनलैंड है, ये हमारा बैफिन आइलैंड है। बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है नॉर्थ अमेरिका के बारे में। इसके बाद हमने क्या बात की थी कि कुछ यहाँ पर चीज़ें हम छोड़ रहे हैं, जैसे कि क्या वेजिटेशन है यहाँ पे, जैसे कि प्रेरीज, पम्पास, ये सब क्या होते हैं। तो जब हम पढ़ेंगे इनको तो हम उस टाइम पर यहाँ पर सिग्निफाई कर लेंगे, डिनोट कर लेंगे। बस तो फिर नॉर्थ अमेरिका के बीच में इसको यहीं पर एंड करते हैं और अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम सुनामी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सुनामी भी एक बड़ा टॉपिक है, सुनामी को हम आराम से डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज का अगर लेक्चर को हम समराइज करें तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा आज, तो हमने स्टार्ट किया था अपने लेक्चर को बेसिकली अर्थक्वेक से। और अर्थक्वेक से हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले टर्म्स पढ़े, एसोसिएटेड क्या टर्म्स है, एनाटॉमी पढ़ी उसकी, कॉजेस पढ़े, 5-6 कॉजेस हमने सारे पढ़ लिए। उसके बाद हमने देखा कि किस हिसाब से ह्यूमन इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी भी रिस्पांसिबल है। सिस्मिक वेव्स में हमने बॉडी वेव, सरफेस वेव पढ़ा, उसके अंदर प्राइमरी वेव होते हैं, सेकेंडरी वेव्स बॉडी वेव्स के अंदर, और सरफेस वेव के अंदर हमने पढ़ा एस वेव और एल वेव्स। इसके बाद हमने पढ़ा कि किस हिसाब से इनके शैडो जोन्स होते हैं। तो शैडो जोन सबसे पहले किसकी स्पीड ज़्यादा है, किसकी स्पीड कम है, ये सब कैसे ये लोग ट्रैवल करते हैं, प्रोपगेट करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि ये फोकस के रीजन पे या फिर फोकस के बेसिस पर भी 3 अलग-अलग हम लोग अर्थक्वेक को देख सकते हैं। एक शैलो फोकस अर्थक्वेक, एक इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक और एक डीप फोकस अर्थक्वेक। इसके बेसिस पर हमने अर्थक्वेक के कुछ इफेक्ट्स देखे, कौन-कौन से नेचुरल इफेक्ट्स हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड हो गया या फिर फॉरेस्ट फायर्स देखा था, क्रैक्स डेवलप होना, ये सब देखा था। और फिर हमने पढ़ा था कि अर्थक्वेक का एक बड़ा इफेक्ट सुनामी से भी रिलेटेड है। अब सुनामी क्या है उसके बारे में हम यहाँ से डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। हमने फिर ये भी पढ़ा कि अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए एक रिक्टर स्केल का यूज करते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि अगर हम लोग को अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर करनी है तो हमें कौन सा स्केल मेजर करना पड़ेगा, फिर कौन सा स्केल इसके लिए बनाए जो कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करता होगा, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली। हैव अ नाइस डे।